कई बार ना कैंसर पेशेंट्स हमारे पास आके बहुत परेशान होते हैं और बोलते हैं सर 3 हफ्ते हो गए, टेस्ट पे टेस्ट कराते जा रहे, ट्रीटमेंट ही नहीं शुरू कर रहे, इतनी देर में तो कैंसर बढ़ जाएगा। बट हम उन्हें बताते हैं कि नहीं, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि जो चीज़ें बहुत ही रेयर हैं, उनको बहुत हाइप करके वायरल किया जाता है। देखिए, इंडिया में एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो सर्कुलेट हो रहा है वो ये है कि सर आप जैसे ही बायोप्सी करोगे, आप नीडल टेस्ट करोगे, वो कैंसर फैल जाएगा पूरे शरीर में। मतलब अगर 100 पेशेंट्स हमारे पास बायोप्सी के लिए आते हैं तो 90 पेशेंट्स ये क्वेश्चन हमें पूछते हैं और डरते हैं बायोप्सी से। जैसे कि मेरे केस में क्या है ना, बीइंग ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, अक्सर मैं सुनती हूँ कि भाई रेडिएशन कराने से तो और कैंसर हो जाएगा। कुछ हद तक पेशेंट्स में ये मिथ है, ये मिसकंसेप्शन है, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है पैरेलल पैथीज और बहुत सारे सो कॉल्ड आचार्यज और डॉक्टर्स से। अब वो जो परसेंटेज है, वो जो डोज है, वो किस कंडीशन में हुआ है, और एग्जांपल्स ऐसे दिए जाते हैं कि देखो वहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर हुआ था, वहाँ पे आज भी कैंसर हो रहा है। तो ये होता है ना, लाइक अनपैरेलल कंपैरिजन। क्या आपको पता है कुछ ऐसे भी कैंसर होते हैं जिन्हें बिना ऑपरेशन के, बिना चीरा लगाए, बिना टाँके लगाए भी ठीक किया जा सकता है। जब कैंसर के पेशेंट क्रॉनिक पेन से परेशान हो जाते हैं, हर तरह की दवाइयाँ खाकर, इंजेक्शन खा के, तो उनके कुछ प्रोसीजर उनको पेनलेस क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं। वो ये जो चमत्कार करते हैं, कभी-कभी तो वो ऑपरेशन की संभावना को ही ख़त्म कर देते हैं। तो आज इस तरह के सारे डिस्कशन मिलने वाले हैं हमारे इस पॉडकास्ट में, और ये जो चमत्कार करते हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। सो बेसिकली मैं थोड़ा सर के बारे में बताना चाहती हूँ। सर ना बहुत ही अच्छे फेमस इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं। ये क्या ब्रांच होती है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कैंसर के पेशेंट्स को कैसे बेनिफिट होगा, आज यही सब हम डिस्कस करेंगे। सर सालों से लाखों लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। सर की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जिनका मेरे पॉडकास्ट के लास्ट में हैंडल मिलेगा, इन्फॉर्मेशन सारी मिलेगी। तो चलिए हम सब मिलके सर का वेलकम करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग मी योर टाइम। तो जैसे कि मेरे पॉडकास्ट का रिचुअल है, मैं मेरे गेस्ट को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने बारे में कुछ बताएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर दैट काइंड इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हैविंग मी एज अ गेस्ट हियर, इट्स एन ऑनर। सो मैं हूँ डॉक्टर गौरव गंगवानी, जैसे मैम ने शेयर किया, एक बोर्ड सर्टिफाइड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ कि वी आर सब स्पेशलिस्ट जो नीडल्स या वायर्स से मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज करते हैं। ऑफकोर्स लिस्ट बहुत लंबी है, बट आज क्योंकि हम कैंसर या ऑन्कोलॉजी फील्ड की बात कर रहे हैं तो एज ए इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बहुत सारे प्रोसीजर्स है जिसकी आज बात करेंगे, जिसमें हम कैंसर पेशेंट्स को डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक एंड पैलिएटिव केयर तक बहुत हेल्प कर सकते हैं। जिस वजह से आज एक टर्म आया इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजी की, एक सेपरेट सब स्ट्रीम बनने को है जो कैंसर पेशेंट्स को मैनेज करते हैं। बट विदाउट रिवीलिंग लॉट ऑफ सीक्रेट्स, पॉडकास्ट में उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो सर यहीं से शुरुआत करते हैं कि आप बताइए कि जो ये आईआर है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, कन्वेंशनल रेडियोलॉजी एंड सर्जरी से कैसे डिफरेंट है। सो मैम, एक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट जो हम कन्वेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जानते हैं, वो उसको हम लोग डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट बुलाते हैं। उनका काम है बीमारियों को जांच करना, डायग्नोज करना। और इसके लिए वो यूज़ करते हैं अलग अलग इमेजिंग मोडालिटीज़ का, जैसे सोनोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन। जब एक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद एक स्टेप आगे जाता है और यही इमेजिंग मोडालिटीज़ को यूज़ करके ट्रीटमेंट वाली फील्ड में जाता है, जिसमें वो सोनोग्राफी गाइडेड, एक्सरे गाइडेड या सीटी गाइडेड पेशेंट्स को ऑपरेट कर सकता है, ट्रीट कर सकता है, तब उसे हम कहते हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। अब अगर मुझे समझाना पड़े कि एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट कौन है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स है, समझ लीजिए शॉर्ट में मिनिमली इन्वेजिव सर्जन्स हैं। हम नीडल्स या वायर्स से पेशेंट के अलग अलग बीमारियों का इलाज करते हैं। हम सब जानते हैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो एंजियोग्राफी से हथेली से जाके हार्ट का ब्लॉकेज खोल सकते हैं वायर्स से। वही काम जो एक सर्जन को करने के लिए CABG बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी चेस्ट खोलकर। सिमिलरली इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बाकी पूरे बॉडी को ऑपरेट करता है, चाहे ब्रेन में ब्लॉकेज हो, लेग में ब्लॉकेज हो जिससे स्ट्रोक या गैंग्रीन हो रहा है, और ऐसी बहुत सारी 200 अलग बीमारियाँ हैं जिनका हम ट्रीटमेंट नीडल्स, लेजर्स, वायर्स से करते हैं, जिससे पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो सर अगर कोई आईआर बनना चाहता है तो उसको क्या अलग से कुछ कोर्सेज करने होते हैं। जी बिल्कुल। जब भी कोई डॉक्टर MBBS पहले कंप्लीट करता है 5.5 साल का, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है रेडियो डायग्नोसिस में, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। उसके बाद उनको ऑन एन एवरेज 3 इयर्स देने पड़ते हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए।
कुछ फेलोशिप्स शॉर्ट टर्म हैं या सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो बिटवीन 1 to 2 years है, बट आज ऑन एन एक्सेप्टेड नॉर्म यूजुअली 3 years देने पड़ते हैं सब स्पेशलाइज करने के लिए और एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए। राइट। मुझे याद है सर, आज भी बहुत से लोग ना मुझे रेडियोलॉजी से कंफ्यूज करते हैं तो मैं उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड रेडियोलॉजी इज डिफरेंट। रेडियोलॉजी इज काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रेडियोलॉजी इज काइंड ऑफ थेरेप्यूटिक। तब उन्हें समझ आता है, अच्छा अच्छा। बहुत बार अभी भी ऐसा होता है कि मुझे ना आईपी रेफरेंसेस मिलते हैं, लिखा है रेफरेंस टू इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी फॉर बायोप्सी, सीटी गाइडेड बायोप्सी और अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी, आ जाता है मेरे पास कॉल के मैम एक आईपीडी रेफरेंस है चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ओके, व्हेन डिड आईआर स्टार्ट पेइंग ए रोल इन कैंसर केयर? वेरी इंटरेस्टिंग। ये सबसे ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि हमारे पॉडकास्ट का थीम है सर, कि क्या कैंसर में कितना बड़ा रोल है और क्या क्या रोल है? सो मैम ये बात है 1900s, अर्ली 1900s की, जब दो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस एंड डॉक्टर मार्टिन फ्रॉम यूएस, उन्हें लग रहा था कि हर बार जब कोई भी गांठ आ जाती है शरीर में, इनफैक्ट वो लोग एक कैंसर हॉस्पिटल से ही थे जो आज स्लोन केटरिंग है, यूएस का बहुत फेमस ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट। सो उनके मन में हर बार ये डाउट आता था कि जब भी कोई गांठ हो जाए ब्रेस्ट में या पेट में, हर बार ऑपरेशन करके वो गांठ को निकालना पड़ता है टेस्टिंग के लिए, और सिर्फ इतना जानने के लिए कि वो कैंसर है या नहीं। और निकालने के बाद, भेजने के बाद कई बार पता चलता है कि ये तो टीबी था, या निकालने के बाद ही पता चल पाता है कि कैंसर है और इसका टाइप क्या है। तो उन्हें इतना एक्सपीरियंस था कि हम सुई से पानी तो निकाल लेते हैं पेट का, तो क्या हम सॉलिड गांठों के लिए कुछ नहीं कर सकते? शुरुआत उन्होंने की ब्रेस्ट की गांठों से और सुपरफिशियल प्लाज्मा की गांठें होती है लिम्फ नोड्स, उनसे, जहां उन्होंने एक नीडल और सिंपल नीडल और सिरिंज डाल के सिर्फ एस्पिरेट किया सिरिंज को, जिससे देखा कि कुछ ब्लड या कुछ सेल्स आ जाए। उसे ग्लास स्मीयर्स पे स्मीयर किया और ग्लास स्लाइड्स पे स्मीयर किया और लैब में भेज दिया। सरप्राइजिंगली पैथोलॉजिस्ट ने देख के माइक्रोस्कोप में बताया कि इसमें कैंसर सेल्स है, और हम ये भी बता पा रहे हैं कि ये किस टाइप की है। उससे इन्होंने लिक्विड बायोप्सी या एस्पिरेशन बायोप्सी बोलना शुरू किया, जो आज हम एफएनएसी के नाम से जानते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। वहाँ से हमारा रोल शुरू हुआ डायग्नोसिस में कैंसर के, पहले एफएनएसीज और फिर धीरे धीरे बायोप्सीज, कि आपको पूरी गार्ड भेजने की ज़रूरत नहीं, आप एक स्पेशल नीडल ले जाके छोटा सा धागे जैसा टुकड़ा भेज सकते हो, जिसे कहते हैं परक्यूटेनियस ट्रू कट बायोप्सी। फिर बहुत लंबे समय तक बहुत से ऐसे कैंसर्स आ रहे थे, स्पेशली लिवर कैंसर्स, जिसमें ऑन्कोलॉजिस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज महसूस कर रहे थे कि जितना कीमोथेरेपी दे रहे हैं आईवी से, वो बहुत कम 10 से 15% पहुंच रहा है कैंसर तक, कैंसर पूरा डेड नहीं हो रहा है, और बहुत मेजर डोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक कंसेप्ट होता है, उस वजह से नॉर्मल ऑर्गन्स में जा रहा है और कॉम्प्लिकेशंस कर रहा है। तो पेशेंट का कैंसर तो क्योर नहीं हो रहा है, कुछ महीने की सर्वाइवल एक्स्ट्रा मिल रहा है, और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो रहे हैं बाकी ऑर्गन्स में। तो साइमल्टेनियसली 1980s में इटली में डॉक्टर लिव ग्राही ने एक टेक्निक इजाज़ की जिसे कहते थे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। उन्होंने देखा कि हम लेजर्स से, नीडल से कितनी सारी चीज़ों को जला पा रहे हैं, वेरिकोज वेन्स, कभी कभी गले में नोड्यूल्स। तो उन्होंने कहा सिमिलर टेक्नोलॉजी रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से मैं लिवर कैंसर जला के देखता हूँ। उन्होंने एक नीडल लिवर में इंसर्ट की, उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर से कनेक्ट किया, वो हीट से वो कैंसर क्योर हो चुका था जब सीटी स्कैन किया था जलने की वजह से। सेम टाइम जापानीज साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे, तो व्हाट आई रिमेंबर डॉक्टर टाकामासु वाज द मेन वन। उन्होंने एंजियोग्राफी टेक्निक तो करते ही थे हार्ट के लिए और धीरे धीरे बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए भी, जैसे पैरों में गैंग्रीन हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए। उन्होंने एंजियोग्राफी करके लिवर में वो वायर्स ले गए, और लिवर में जब उन्होंने डाई डाला, उन्होंने देखा कि हम कैंसर का ब्लड फ्लो देख पा रहे हैं, और सीधा सुपर सिलेक्टिवली उस ब्लड फ्लो में जाके उन्होंने कीमोथेरेपी डालना स्टार्ट किया, जो धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये कंसेप्ट क्या है। और तब एवोल्यूशन हुआ टेस का, ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, कि आप सिर्फ आईवी कीमोथेरेपी देने से अच्छा, जो सिर्फ 15% डोज लेवल तक या कैंसर तक पहुंच रहा है, आप सीधा लिवर में जो ब्लड सप्लाई जा रहा है उसी में वो कीमोथेरेपी डोज दे दो, जिससे 100% डोज कैंसर में जाएगा और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होंगे। ये दोनों साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का सक्सेस रेट इतना अच्छा था कि ये इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजी, ये स्ट्रीम का इन्वेंशन हुआ 1980s में, जो आज हम देख रहे हैं कितना इवॉल्व हो चुका है। राइट। मुझे याद है सर, टेस्ट एंड टीयर का तो बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हम समराइज करें कि टॉप टू बॉटम कि किस किस कैंसर में आईआर का रोल है, तो सर एक बार उसकी लिस्टिंग करते हैं। श्योर मैम। सो बहुत से ऑर्गन्स में अगर कैंसर अर्ली स्टेज पे है, तो हम उसे एक छोटे से नीडल से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लिवर में अगर कैंसर हो, बहुत जल्दी डिटेक्ट कर दिया गया है, 2 सेंटीमीटर का छोटा सा कैंसर है और एक ही जगह पे है। सेम
सिमिलर साइज्ड कैंसर्स अर्ली स्टेज में, किडनी में, लंग में, इनफैक्ट थायराइड में, पैपिलरी माइक्रो कैंसर्स, अगर बहुत जल्दी स्टेज पे आप डिटेक्ट कर चुके हो, वो सिर्फ उस ऑर्गन तक सीमित है, कहीं फैला नहीं है, कोई लिम्फ नोड्स नहीं, कोई मेटास्टेसिस नहीं, तो एक ऑप्शन है सर्जरी। थायराइड में अगर माइक्रोपैपिलरी सीए है तो आधा थायराइड निकालना पड़ेगा। नॉर्मली ये तो नया कंसेप्ट है, मोस्ट केसेस में पूरा थायराइड निकालना पड़ेगा। लिवर में अगर कैंसर है तो यूजुअली आपको मिनिमम एक लोबेक्टॉमी यानी कि एटलीस्ट लिवर का 20% हिस्सा निकालना पड़ता है, अगर आप कंजर्वेटिव हो तो भी। सेम फॉर किडनी, आपको पार्शियल नेफ्रेक्टॉमी, आधी किडनी निकालनी पड़ती है। ये सारे कैंसर्स जो मैंने बात की अलग अलग ऑर्गन्स के, इनमें हम एक छोटी सी नीडल डाल के इनको जला सकते हैं या फ्रीज कर सकते हैं, जिससे ये कैंसर्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं बिना किसी सर्जरी के। इनफैक्ट कई बार सिर्फ लोकल एनेस्थेशिया और थोड़ा सा सेडेशन या बेहोशी की दवा से, कोई जनरल एनेस्थेशिया नहीं, एंड पेशेंट 12 से 24 घंटे के अंदर अपने घर लौट सकते हैं। सो इस टेक्निक को हम कहते हैं थर्मल एब्लेशन, जिसमें हम हीट बेस्ड मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं, जैसे लेज़र एब्लेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव्स, और कुछ नॉवेल मेथड्स और भी है, जैसे हीफू, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, या फिर कभी कभी कोल्ड टेम्परेचर्स यूज़ करते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, जिसे कहते हैं क्रायो एब्लेशन। इसके अलावा कई बार पेशेंट को कैंसर एक जगह पे है, जैसे आंतों में है, जिसे कहते हैं कोलोन कैंसर, और वहाँ से फैल के वो लिवर में जा चुका है और लिवर में 2 या 3 स्पॉट्स पे कैंसर आ गया है, मेटास्टेसिस हो गया है। सर्जन के पास पेशेंट जाता है कि सर मेरा कोलोन का ऑपरेट कर दो, कैंसर है। वो बताते नहीं, आपका स्टेज 4 हो चुका है, लिवर में पहुँच चुका है। तब हमारा एक मेजर रोल आता है। अगर एक ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि ऑन्को सर्जन को ट्रीट करना पड़े लिवर को, उसे लिवर का बहुत मेजर हिस्सा निकालना पड़ेगा। कभी कभी वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, लेकिन हम वो तीनों अलग अलग कैंसर्स को जला सकते हैं, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। स्टेज 4 का जो डर था वो खत्म हो गया, अब कैंसर सिर्फ कोलोन तक सीमित है, सर्जन अब पेशेंट को क्योर कर सकता है। सो यूजुअली ये सारे कैंसर्स है जहाँ हमारा रोल आता है एब्लेशन टेक्नोलॉजी द्वारा फॉर क्योर, या allowing the patient to enter surgery because we have cured the metastasis. बट जब इन्हीं में से कुछ कैंसर्स का एडवांस स्टेज आ जाता है, जहाँ पे कोई भी और थेरेपी नहीं काम आ रही है, वहाँ पे भी जो हमने टेक्निक्स की बात की, ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन या ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन, हम एंजियोग्राफी करके इंटरनली जाके कीमोथेरेपी और रेडिएशन पार्टिकल्स इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम कई बार उसे क्योर भी कर पाते हैं, कई बार हम उसे ब्रिज करके सर्जरी या लिवर ट्रांसप्लांट तक पहुँचा देते हैं, और कई बार एटलीस्ट सर्वाइवल को बहुत गुना बढ़ा सकते हैं कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल थेरेपीज। सो यूजुअली ये कैंसर्स है जिसमें आईआर का एक मेजर रोल है। बट यहाँ पे सभी लोगों का शायद आई थिंक यही कमेंट में आएगा कि किस स्टेज में आपके पास आना है, व्हाट इज द क्राइटेरिया? राइट, सो लाइक आई सेड, अगर आप कोई भी अल्गोरिदम देखोगे कैंसर मैनेजमेंट का, फॉर एग्जांपल लेट्स से लिवर कैंसर पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो सबसे कॉमन कैंसर है जिसमें इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल है। तो एवरी स्टेज, चाहे वो स्टेज 0 हो यानी कि कैंसर सिर्फ इमेजिंग पे डिटेक्ट हुआ है और वो भी बहुत ही सटल है, टू स्टेज 3 ऑलमोस्ट 4 जहाँ पे वो बहुत बड़ा हो गया है, 75% लिवर इन्वॉल्व कर चुका है, पोर्टल वेन में जा चुका है, ये हर स्टेज में एक इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल है। थेरेपीज बदलती जाएगी, वो क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो बदलता जाएगा। जैसे स्टेज 0 to 1 में हम एब्लेशन करेंगे जो एक क्योर होगा, स्टेज 2 और 3 में हम एम्बोलाइजेशन करेंगे, टेस या टेर, स्टेज 3 to 4 में ऐसे केसेस जो कम्प्लीटली इनऑपरेबल है, सपोर्टिव केयर के लिए जाने चाहिए कि सिर्फ इनकी सेवा करो लास्ट मोमेंट तक। इनमें भी आज कुछ हाई वॉल्यूम इंस्टीट्यूशंस टेर या सर्ट और आपके थेरेपीज़ की मदद से SBRT के कॉम्बिनेशन से ऐसे एडवांस पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट तक ब्रिज करके लेके गए हैं। सो हर स्टेज में आपको एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को, इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजिस्ट को अप्रोच ज़रूर करना चाहिए। तो लिवर कैंसर में तो आई मस्ट से कि बहुत बड़ा रोल है, राइट? ओके, सो बेसिकली जो मेरा Q&A का जो सेक्शन है उसको सर मैंने ना सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है ताकि लोगों को थोड़ा सा ना इजी अंडरस्टैंडिंग हो। तो अभी तक तो हमने कवर किया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि भाई IR क्या है और किस में रोल है, किस तरह से। अब हम बात करेंगे कैंसर डायग्नोसिस में IR का रोल, क्योंकि मुझे लगता है कि ये डायग्नोसिस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैंसर डायग्नोसिस हो जाना, कन्फ्यूज़न में रहना, तो उसमें मुझे लगता है IR का तो मतलब होता है ना रामबाण वाली दवाई कि भाई कहीं से कोई टिश्यू नहीं आ पा रहा, ब्लाइंडली नहीं आ पा रहा, सर्जन नहीं ले पा रहे, तो IR गाइडेड इमेज गाइडेड करा लो। तो सर अगला क्वेश्चन मेरा वही है, व्हाट आर द की प्रोसीजर IR परफॉर्म्स इन डायग्नोजिंग कैंसर? यस मैम। सो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे बिफोर द पॉडकास्ट कि
कई बार ना कैंसर पेशेंट्स हमारे पास आके बहुत परेशान होते हैं और बोलते हैं सर 3 हफ्ते हो गए, टेस्ट पे टेस्ट कराते जा रहे, ट्रीटमेंट ही नहीं शुरू कर रही थी, दिन में तो कैंसर बढ़ जाएगा। बट हम उन्हें बताते हैं कि नहीं, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। ज़रूर हम मानते हैं कि कभी कभी पेट सीटी और पहले आप एक अल्ट्रासाउंड कराते हो जिसमें डाउट आता है, फिर सीटी, पेट सीटी, और फिर पहली बायोप्सी कराई, उसमें नहीं आंसर मिला। लेकिन जब तक प्रॉपर थेरेपी ना हो जाए, यानी कि प्रॉपर डायग्नोसिस ना हो जाए, चाहे वो पहली बात स्टेजिंग जो पेट सीटी हेल्प करेगा या होल बॉडी सीटी, और दूसरी बात कैंसर टाइप और उसका ग्रेडिंग, और आजकल तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं उसमें भी सब टेस्ट, तब तक सही ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। एक बार वो टेस्ट हो जाए तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। उसमें एज ए इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हमारा रोल आता है, जहाँ पे कुछ कैंसर्स के लिए एफएनएसी हम करते हैं, जो हमने बात की कि एक छोटी सी नीडल से सिर्फ गार्ड को स्क्रैप करना, उसमें से कुछ सेल्स और ब्लड लाना ताकि डायग्नोसिस बन पाए और आगे ट्रीटमेंट हो पाए। लेकिन 95% केसेस में हम करते हैं एक टेक्निक जिसे कहते हैं बायोप्सी, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस या सीटी स्कैन की गाइडेंस लेते हुए जो कैंसर की गांठ है उसमें से एक धागे जैसा टुकड़ा ले आते हैं या कुछ टुकड़े ले आते हैं एक स्पेशलाइज्ड गन या नीडल से, जिसे हम लैब में भेजते हैं बहुत सारी जांचों के लिए। बेसिक जांच को हिस्टोपैथोलॉजी कहा जाता है, पर आज उसके बाद बहुत आधुनिक जांचें की जाती है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, जेनेटिक सीक्वेंसिंग, जिससे आगे सारा ट्रीटमेंट प्लानिंग होता है। तो ये तो प्राइमरी मोडालिटीज़ है। कुछ केसेस में अगर पेट में या छाती में पानी बन रहा है तो उसका भी टैपिंग, यानी कि वो पानी निकाल कर उसको भी जांच के लिए भेजा जाता है, जो हेल्प कर देता है, लिक्विड साइटोलॉजी अगेन। तो ये मेन रोल है एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का, इमेज गाइडेंस से हेल्प करने के लिए। यस, अगला क्वेश्चन मेरा वही था, हाउ एक्यूरेट आर इमेज गाइडेड बायोप्सीज कंपेयर टू सर्जिकल बायोप्सीज? सो देखिए, सर्जिकल बायोप्सीज इफ डन वेल इज़ नियरली 100% एक्यूरेट, क्योंकि आप सीधा देखते हुए पूरी गांठ निकाल के भेज रहे हो। ऑफकोर्स इन्वेजिव, जितने भी हम स्टडीज़ देखेंगे आज, परक्यूटेनियस बायोप्सीज यानी कि इमेज गाइडेड बायोप्सीज जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, उसका सक्सेस रेट डायग्नोसिस में नियरली 95 to 98% हो गया है। लेकिन हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है अभी, जिसमें हम पेट सिटी में देख लेते हैं कि कौन सा एरिया लाइव है, कहाँ से टिश्यू बेस्ट लेना चाहिए, कभी कभी फ्यूजन टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, बात करेंगे आगे, उससे हमारा रेट नियरली 99.5% प्लस जा रहा है। मुझे पिछले 400 केसेस में याद नहीं है कि किसी बायोप्सी में मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट का फ़ोन आया हो कि आपके बायोप्सी में हमें नहीं मिल पाया डायग्नोसिस। सो इसलिए आज मैं तो कहूँगा 99.5 भी मैं कंजर्वेटिव हो रहा हूँ। अगर ठीक से प्लान किया जाए तो नियरली 100% आंसर मिलेगा आपको। राइट सर, रिसेंटली मुझे अपने एक नोन का केस याद आ रहा है। बहुत अनयूजुअल सा प्रेजेंटेशन था, लार्ज एक्सिलरी मास, एंड पहले तो मुझे सस्पिशन हुआ कि ब्रेस्ट ही होगा, बट जब मैंने क्लिनिकली एग्जामिनेशन किया ब्रेस्ट का तो कुछ भी मुझे फील नहीं हुआ। देन आई थॉट कि लिम्फोमा भी हो सकता है, क्योंकि फिक्स था, मैटेड सा अपीयरेंस था। तो मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराए, तो सर जब मैंने 3D मेमोग्राम कराया तो उसमें बहुत छोटा सा सब सेंट्रिक एक सस्पिशियस मास लगा। अब उसको तो ब्लाइंडली मुझे लग रहा था कि प्रोसीड करना नहीं चाहिए, तो मैंने फिर वो USG गाइडेड मैंने उनका ब्रेस्ट टिश्यू का फिर बायोप्सी लिया, एंड अनफॉर्चुनेटली शी इज़ पॉजिटिव। तो मतलब एक तरह से मैं कहूँगी कि IR का बहुत बड़ा एडवांटेज है कैंसर की एक्यूरेट डायग्नोसिस में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन पेशेंट्स हैव अबाउट बायोप्सीज? ये तो आप बहुत फेस करते होंगे आई थिंक। बहुत ज़्यादा। देखिए, इंडिया में एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो सर्कुलेट हो रहा है वो ये है कि सर आप जैसे ही बायोप्सी करोगे, आप नीडल टेस्ट करोगे, वो कैंसर फैल जाएगा पूरे शरीर में। सो मतलब अगर 100 पेशेंट्स हमारे पास बायोप्सी के लिए आते हैं तो 90 पेशेंट्स ये क्वेश्चन हमें पूछते हैं और डरते हैं बायोप्सी से। ऑफकोर्स कुछ हद तक पेशेंट्स में ये मिथ है, ये मिसकंसेप्शन है, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है पैरेलल पैथीज और बहुत सारे सो कॉल्ड आचार्यज और डॉक्टर्स से। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे एक फेमस आयुर्वेद आचार्य 2 संतरे दिखा रहे और एक और एक संतरे में से छिलका पील करके थोड़ा सा ऑरेंज निकाल के, ऑरेंज के पीसेस निकाल के कह रहे हैं अब आप बताओ कौन सा संतरा जल्दी खराब होगा। और एंड में एक स्लाइड शोकेस कर रहे हैं कि देखो स्टडीज में लिखा है कि बायोप्सी के कितने कॉम्प्लिकेशन हैं और आप फिर भी बायोप्सीज कराते हो। पहली बात, ये एनालॉजी इतनी स्टूपिड है कि आप एक संतरे में खड्डा करके दिखा रहे हो कि संतरा जल्दी सड़ जाएगा, कोई संबंध नहीं है। और वो जो स्लाइड भी दिखा रहे थे उसमें एक्चुअली लिखा था कि बायोप्सी इज़ वेरी सेफ, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो 0.0005% है। और लोग ऑफकोर्स उतना पॉज करके कोई पढ़ नहीं रहा है, लेकिन लोग वो देख के और ज़्यादा कन्विंस हो रहे हैं कि बायोप्सी इज़ अनसेफ है। बट
आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि बायोप्सी बहुत ही सेफ है। बिना बायोप्सी के ट्रीटमेंट आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा। इनफैक्ट लोग कभी कभी इस मिथ की वजह से इतने कन्विंस हो जाते हैं कि सर आप लिवर में ही मांस गांठ है, आप प्लीज़ ऑपरेट करके आधा लिवर निकाल दो, लेकिन बायोप्सी मत करो, फैल जाएगा। सो ये सबसे बड़ा मिथ है। सेकंड कॉमन मिथ है कि उन्हें लगता है कि हमारा बायोप्सी कोई बहुत मेजर ऑपरेशन है और बहुत पेनफुल होगा, 7 दिन का रिकवरी होगा। जब एक्चुअली बायोप्सी के लिए वो आता है हमारे काउंसलिंग के बाद, वो देखते हैं कि एक छोटा सा डंक लगा चीटी काटने से मन सुन करने का, बायोप्सी 5 मिनट में ख़त्म हो चुकी है और एक छोटी सी पट्टी के साथ घर लौट रहे 4 घंटे के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन के बाद। तो तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि कितना ज़्यादा मिसकंसेप्शन और कितना उन्होंने मेंटली प्रिपेयर किया ट्रॉमा के लिए और था इतना सिंपल। सो एंड ऑफकोर्स लास्ट मिथ ये है कि बायोप्सी अगर डॉक्टर ने लिख दिया है तो वो कैंसर है, वो श्योर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 60% बायोप्सीज में इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, नॉन कैंसरस कंडीशंस आते हैं। जस्ट बिकॉज एक डॉक्टर को गांठ मिली और वो आपको बायोप्सी बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कैंसर है। इनफैक्ट अगर इन्फेक्शन या कोई और कंडीशन भी है तो बायोप्सी बहुत हेल्प करता है। इन्फेक्शन में हम एक्चुअली वो कीटाणु को ग्रो करके देख पाते हैं कि कौन से एंटीबायोटिक बेस्ट और जल्दी काम करेंगे, कल्चर या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बायोप्सीज। तो प्लीज़, अगर आपके डॉक्टर ने, ऑडियंस से ये शेयर करूँगा, बायोप्सी बोला है, आप ओपिनियंस ले लो दूसरे डॉक्टर्स के, पर अगर यूनानिमसली अग्री किया जा रहा है कि बायोप्सी ज़रूरी है तो वो ज़रूरी है, मत डरिए मिथ से। एक्चुअली आपने सर सही कहा। प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि जो चीज़ें बहुत ही रेयर हैं उनको बहुत हाइप करके राइट। वायरल किया जाता है और नो डाउट बहुत जो वो शेयरेबल कंटेंट हो जाता है कि देखो ये नहीं कराना चाहिए था, देखो सही बोल रहे हैं। जैसे कि मेरे केस में क्या है ना, बीइंग ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, अक्सर मैं सुनती हूँ कि भाई रेडिएशन कराने से तो और कैंसर हो जाएगा। अब वो जो परसेंटेज है, वो जो डोज है, वो किस कंडीशन में हुआ है, और एग्जांपल्स ऐसे दिए जाते हैं कि देखो वहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर हुआ था, वहाँ पे आज भी कैंसर हो रहा है। तो ये होता है ना लाइक अनपैरेलल कंपैरिजन Right. कि वहाँ डोज का एक्सपोजर नहीं पता, कौन से टाइप का रेडिएशन था, क्या था, कुछ नहीं, लेकिन वही चीज़ों को वो आधार बना के इतना डिफेम करते हैं कि एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है हमें समझाना कि नहीं नहीं ऐसे नहीं पॉसिबल है। तो सर वही चीज़ है ना कि जब तक आपके जैसे ऑथेंटिकेटेड पर्सन जब तक ये इंफॉर्मेशन फ्रंट फेस पे आके नहीं देंगे ना, लोग ये जो मिथ है ना वो इरेडिकेट नहीं होंगे इजीली। राइट, कंप्लीटली एग्रीड। मैंने एक चीज़ इन लोगों से सीखी है तो वो कॉन्फिडेंस। हाँ हम जब पेशेंट से मिलते हैं, हम एक बायोप्सी की भी बात करते हैं जानते हुए कि पिछले 400 केसेस में ना कोई ब्लीड, ना कोई एयर लीकेज, जिस टेक्निक से हम कर रहे हैं, फिर भी हम अपना फ़र्ज समझ के उनको बताते हैं कि 1% ये रिस्क है, 5% ये रिस्क है। और ये लोग बोलते हैं अगर आपको स्टेज 4 कैंसर भी, आप हमारे पास आइए, सिर्फ 7 दिन में हम आपका कैंसर ठीक कर देंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को खुद अवेयर होकर एजुकेट होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ साइंस बेस्ड है और क्या चीज़ बिल्कुल इमोशन बेस्ड है। मैं कहूँगा जो मैंने भी जो रियलाइज़ किया है ना सर अपने 10-15 साल की प्रैक्टिस में, वो मैंने ये रियलाइज़ किया है ना कि कैंसर की डायग्नोसिस में ना फियर जुड़ा हुआ है। और जहाँ पर लोगों को ये समझ आ गया कि ये बंदा डरा हुआ है, इसको बेवकूफ़ बनाया जाता है, वो उसको काउंसिल कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग कभी भी कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट गारंटी नहीं देगा 100%। इवन जो सर 100% रिजल्ट देते हैं ना कैंसर के ट्रीटमेंट, हम उसमें भी 100% गारंटी नहीं देते। वो लोग स्टेज 4 में भी 100% गारंटी देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सर, लोग किसकी सुनेंगे। तो वही है। लेकिन यहाँ पे सर मुझे लगता है हम दोनों को यही मैसेज होगा कि प्लीज़ जो बंदा इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सबसे पहले उसके क्रेडेंशियल चेक करो। और जो ऑलरेडी वो कर रहे होंगे, भाई आप जिस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो या जिस चीज़ का ट्रीटमेंट का आप बोल रहे हो इतना फॉर श्योर, तो जितनों को उन्होंने ट्रीट किया उनकी रिजल्ट देख लो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने रिजल्ट्स कभी नहीं शो करते बट अपनी थेरेपीज बताते हैं, और बेचारे डरे हुए कैंसर की डायग्नोसिस वाले पेशेंट फंस जाते हैं। मैं तो सर अक्सर फेस करती हूँ इनक्यूरेबल वाली स्टेज में, जब आते हैं ना क्यूरेबल स्टेज में कहीं और ट्रीटमेंट लेकर, तो बहुत पेनफुल होता है वो चीज़। लेकिन वही है, टाइम लगेगा। सर अभी हम बात करेंगे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो वैसे तो आपने काफ़ी कुछ ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन क्वेश्चन वाइज हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कैंसर कैन बी ट्रीटेड यूजिंग IR? राइट, हाँ। तो जैसा हमने शुरुआत में लिस्ट किया शॉर्ट में, बहुत से कैंसर्स है जिसमें एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है। अर्ली स्टेजेस में जो हमने एक शॉर्ट में लिस्ट बताई थी, लिवर, लंग, किडनी, इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है अर्ली स्टेजेस में। एंड ऑफ कोर्स अभी थायराइड, माइक्रोपेपिलरी कैंसर्स, इसमें बहुत मेजर रोल आ रहा है अपकमिंग।
इसके अलावा लिवर कैंसर्स हर स्टेज में। सो अगर किसी को प्राइमरी लिवर कैंसर है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा HCC, तो उसे तो सोचना ही नहीं है, हमेशा ऐसा हॉस्पिटल चूज करना है जहाँ ऑफकोर्स सारे ट्रीटमेंट आर्म्स हो बट एक इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो। Right, agree. सो Can you explain how ablation procedure works for liver, kidney and lung cancers? श्योर मैम। सो पेशेंट्स के लिए मैं ये बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में सिंपल तरीके से समझाऊंगा। मान लीजिए लिवर में एक बहुत छोटी सी गांठ है 2 सेंटीमीटर की, और पेशेंट के पास 2 चॉइसेस है। पहला, सर्जरी करके लिवर का एक मेजर हिस्सा निकाला जाए, दूसरा एक छोटी सी नीडल से उसे बर्न कर सकते हैं, एंड फाइनली सारे डॉक्टर्स मिलके चूज़ करते हैं कि हम एब्लेशन के लिए जा रहे हैं। सो एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट पेशेंट को चाहे लोकल एनेस्थेशिया में, चाहे थोड़ा सा सेडेशन यानी कि नींद की दवा देकर CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड टेबल पे ले लेंगे। अल्ट्रासाउंड में देखते हुए थोड़ा और सुन करके एक छोटी सी नीडल ले जाएंगे सीधा कैंसर की गांठ के अंदर। वो नीडल एक स्पेशल मेटल एंटीना है जिसको एक कॉपर केबल से एक जनरेटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। वो जनरेटर से लेट से हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, RFA किरणें आएगी नीडल के अंदर, नीडल का टिप से हीट जनरेट होगा, कभी कभी टू द ट्यून ऑफ 120 to 150 डिग्रीज, जिससे वो कैंसर और उसके आजू बाजू का 1 सेंटीमीटर टिश्यू बर्न हो जाएगा। लास्ट में हम अल्ट्रासाउंड या CT पे चेक करते हैं कि अच्छे से कैंसर का हर एक मार्जिन कवर हुआ है ना, उसके आसपास का अच्छा टिश्यू कवर हुआ है ना, ताकि वापस आने के चांसेस ना के बराबर हो जाए, और फिर हम डिक्लेयर करते हैं कि यस प्रोसीजर इज सक्सेसफुल, वी कैन स्टॉप नाउ। सो इतना सिंपल है ये ट्रीटमेंट। इसमें हम चाहे रेडियो फ्रिक्वेंसी की किरणें ले लें, माइक्रोवेव की किरणें ले लें, एक्सट्रीम फ्रीज करके क्रायो एब्लेशन किरणें ले लें, और अब कुछ और बहुत नॉवेल टेक्नोलॉजीज आ गई है जैसे कि हीफू, जिसमें पेशेंट को नीडल की भी ज़रूरत नहीं है, इनविजिबल किरणें जाके अल्ट्रासोनिक वेव्स या साउंड वेव्स कैंसर को जला देती हैं। अरे वाह। सो ऐसे बहुत सारे आधुनिक इलाज है जिससे इसको ट्रीट किया जा सकता है। So basically, all OPD procedures. These are all daycare procedures. So some of high volume centers are doing it almost like a OPD based. After sedation, as soon as patient comes off, 6 to 8 hours, take a test CT, no bleed, send the patient home. And 99% patients are going home within 8 to 12 hours. ग्रेट। अच्छा सर, ये एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है हमारे इंडिया में ये पूछना, तो क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं, course. तो ये पैनल में या TPA वगैरह में कवर होता है प्रोसीजर? So ये सारे के सारे procedures TPA में और पैनल में कवर्ड होता है, अरे वाह। बिकॉज ये सारे US FDA प्रोसीजर अप्रूव प्रोसीजर्स है। सारे प्रोसीजर्स का इंडिया में भी बहुत सारे वैलिडेटेड स्टडीज़ है। अब इनफैक्ट मैक्सिमम का लेवल 1 डेटा है जो हमारे साइंटिफिक लिटरेचर में एक हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस होता है, तो इसलिए सब के सब कवर्ड है। क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है ना, आपको पता ही है सर हमारे इंडिया में मैक्सिमम पेशेंट कैसे होते हैं। Definitely. सो बेसिकली आपने बहुत अच्छे से अभी तक प्रोसीजर बताया, लेकिन मैं चाहती हूँ सर आप एक बार इन शॉर्ट टेस एंड टेयर के बारे में और बताएं, एंड हाउ इफेक्टिव आर दे इन लिवर कैंसर्स। बिल्कुल सारा डिस्कशन हमारा लिवर कैंसर के अराउंड ही है। बस। सो सपोज किसी को लिवर में अभी कैंसर है, लेकिन वो एब्लेशन के साइज क्राइटेरिया से काफ़ी बड़ा हो चुका है। 6 सेंटीमीटर का कैंसर है, 8 सेंटीमीटर का, ऑलमोस्ट कभी कभी मल्टीपल कैंसर्स, एक गांठ नहीं है जिसको आप जला सको, 8 गांठें बन चुकी हैं। ऐसे में क्योंकि एब्लेशन तो कर नहीं सकते और सर्जन भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज 8 अलग अलग गांठें अलग अलग सेगमेंट्स में, ऐसे में हम एंजियोग्राफी करते हैं पेशेंट के। मैं ट्रांस रेडियल बहुत प्रेफर करता हूँ, बट थाई से भी जा सकते हैं। थाई से या हथेली से एक छोटी सी वायर लेके जाएंगे लिवर की वो नस में जो इन कैंसर्स को सप्लाई कर रही है। ओके। लकीली ये नसें लिवर में 2 टाइप के सप्लाई होते हैं। एक नस लिवर को सप्लाई करती है 90%, दूसरी नस ये कैंसर्स को सप्लाई करती है, हेपेटिक आर्टरी बोलते हैं उसे। उसके सुपर सिलेक्टिवली वो नसों में जाएंगे जो कैंसर्स को सप्लाई कर रही है, और उसमें 2 चीज़ें करेंगे, 2 थेरेपीज़ का यूज़ करेंगे। एक तो कीमोथेरेपी उसके अंदर जाके छिड़केंगे जिससे सारा कीमोथेरेपी 90 to 100% कैंसर में जाके बैठ जाए और उसे किल करे। एंड दूसरा, हम वो कैंसर का ब्लड फ्लो बंद कर देंगे। हम उसमें एक स्पेशल पाउडर छिड़केंगे, केमिकल पाउडर, पॉलीविनाइल अल्कोहल, जिससे वो कैंसर को ब्लड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कैंसर में कीमोथेरेपी उसे कंटिन्यूस डिस्ट्रॉय कर रही है, उसका ब्लड ऑक्सीजन कट ऑफ हो चुका है, वो कैंसर बहुत इजीली डेड हो जाता है। सो इस टेक्निक को कहते हैं ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। सेम तरीके से अगर हम जाके कैंसर में रेडिएशन पार्टिकल्स छिड़क दें, Y90 माइक्रोस्पियर्स, तो फिर वो सेम रेडिएशन थेरेपी अंदर बैठकर वो पूरे कैंसर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और इसे हम कहते हैं ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन या सिलेक्टिव इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, सर्ट। सो ये दोनों थेरेपीज़ का अपना जगह है, लेकिन ये दोनों अमेजिंग है फॉर लार्ज लिवर कैंसर्स या मल्टीपल लिवर कैंसर्स। और सर इनका ऐसा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता?
बहुत कम होता है. सो अगेन कोई थेरेपी नहीं है चाहे मिनिमली इन्वेसिव हो जिसका साइड इफेक्ट ना हो, पर रिलेटिवली अगर यही कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी लेनी पड़े या रेडिएशन लेना पड़े इतने साइज के लिए, उस मुकाबले बहुत कम होता है. लिवर पे असर कम है, सारा डोज इफेक्ट ज़्यादा है, और क्योंकि बाकी ऑर्गन्स में नहीं जा रहा है तो बोन मैरो सप्रेशन, न्यूरोपैथीज, हेयर फॉल, ये सब ना के बराबर होता है. तो काइंड ऑफ लोकल साइड इफेक्ट रहेंगे जैसे सिस्टमिक होते हैं मेजर कीमोथेरेपी में, वो सब नहीं फेस करना पड़ेगा. ग्रेट. सर अभी हम बात करेंगे कैंसर पेन एंड पैलिएटिव में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का रोल. सो क्वेश्चन इज हाउ डज आईआर हेल्प इन मैनेजिंग कैंसर रिलेटेड पेन्स? यस. सो कैंसर बहुत अलग अलग मैकेनिज्म से पेन कॉज करता है. पहला है कि जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस एंड साइज वो पेन कर सकता है. दूसरा, कई बार वो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को चोक कर देता है, जैसे पित्त की पाइप को, यूरिन की पाइप को, जिस वजह से ऑलमोस्ट स्टोन जैसा पेन होने लगता है कि यूरिन जैसे किडनी स्टोन हो जो पाइप को बंद कर चुका है, ऐसा पेन होने लगता है. तीसरा, ऑफकोर्स जो नर्व प्लेक्सेस करंट कैरी करते हैं फ्रॉम ऑर्गन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, क्योंकि वो उनको चोक करने लगता है, इनकेस करने लगता है, तब पेन होता है. सो ये डिपेंडिंग कि पेन का कॉज कैसा है, एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट उसी एस्पेक्ट में इनको सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कैंसर अपने प्रेजेंस की वजह से वो ऑर्गन की कैप्सूल को स्ट्रेच कर रहा है, पेन कर रहा है, तो जैसे ही हम कैंसर को डिस्ट्रॉय करेंगे नीडल से बर्न करके, एब्लेशन या एंजियोग्राफी से जाके उसका ब्लड फ्लो बंद करके, तुरंत पेन खत्म हो जाएगा. जो पेशेंट्स में बाइल की पाइप, पित्त की पाइप नली या यूरिन की नली को एनकेस कर दिया, चोक कर दिया और बंद कर दिया, जिस वजह से स्टोन जैसा पेन हो रहा है, उसमें हम एंजियोग्राफी से जाके एक स्टेंट डाल देते हैं जिससे बाइल ड्रेन होने लगे या यूरिन ड्रेन होने लगे और पेन खत्म हो जाए. एंड लास्टली, जब कैंसर नर्व प्लेक्सेस को एनकेस कर रहा है या सिर्फ उसके प्रेजेंस की वजह से पेन कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो पेन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंच रही है एक नर्व रूट से, कुछ इलेक्ट्रिकल वायर्स या सिग्नल्स जो जाते पहुंचते हैं. तो हम जाके वो नर्व प्लेक्सेस को सुन कर देते हैं या जला देते हैं, जिससे वो पेन ना जाए. कैंसर है, हम उसे नहीं ठीक कर पा रहे, वो काफ़ी एडवांस स्टेज है, पर एटलीस्ट हम पेन को कट ऑफ कर देते हैं ताकि पेशेंट के आखिरी दिनों में उसे अनबेरेबल पेन ना सहना पड़े. जैसे अलग अलग टेक्निक्स और थेरेपीज़ है डिपेंडिंग ऑन दी कॉज, जिससे हम हेल्प कर सकते हैं पेशेंट की. और सर ये इतनी ज़रूरी चीज़ है ना कि लोगों को पता ही नहीं है, पता चला पेन हो रहा है किसी और रीज़न से और वो पेन किलर्स खा रहे हैं. ऑब्स्ट्रक्शन का पेन तो जब तक आप ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएगा. तो ये चीज़ तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है, पेशेंट भी समझे और ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट भी टाइम पे पेशेंट्स का प्रोसीजर्स कराएं, वो बहुत ज़रूरी है. बट सर, व्हाट ऑप्शन डू यू ऑफर फॉर पेशेंट्स विद बोन मेटास्टेसिस एंड स्पाइनल पेन? जी मैम. सो ये एक जगह या सिचुएशन है जहाँ हम दोनों कॉमन थेरेपीज शेयर करते हैं. मैं ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगा कि रेडिएशन का बहुत बड़ा रोल है बोन मेटास्टेसिस, स्पाइनल पेन में. देखिए, एडवांस स्टेज है, बोन में कैंसर फैल चुका है, एंड ऑफ कोर्स बोन पेन हम सब जानते हैं बहुत सीवियर होता है. आप रेडिएशन लेके उसे किल कर सकते हो. अभी पैरेलली कुछ थेरेपीज़ आई है जहाँ लेट से एक पर्टिकुलर रीढ़ की हड्डी में कैंसर है, हम एक छोटी सी नीडल से जाके उस कैंसर को भी जला सकते हैं, जिसे कहते हैं थर्मल एब्लेशन, जो हमने बात की रेडियो फ्रिक्वेंसी या माइक्रोवेव का यूज़ करके या फ्रीज़ करके, क्रायो एब्लेशन यूज़ करके. उससे वो पेन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा. कुछ एडिशनल थेरेपीज़ है. अब कैंसर तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन क्योंकि कैंसर ख़त्म कर दिया, वो हड्डी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी और बॉडी का वेट बेयर करने की क्षमता नहीं रखेगी, तो उसमें हम सीमेंट इंजेक्ट करके उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. लास्टली, जैसा मैंने बताया, अगर नहीं हम ट्रीट कर पा रहे, जैसे रिब्स में, मल्टीपल रिब्स में कैंसर है और वो जा रहा है सिग्नल ब्रेन तक, किस किस कैंसर को जलाएंगे या रेडिएट करेंगे, तो उसमें वो इंटरकोस्टल नर्व्स जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और पेन कैरी कर रही है, हम उनको सुन कर सकते हैं या जला सकते हैं ताकि पेन रिलीफ हो जाए. सो इस प्रकार से बोन पेन को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. ऑफकोर्स अगर कैंसर बड़ा है और मल्टीपल हड्डियों में है, हाइपरवैस्कुलर है, यानी कि थायराइड से मेटास्टेसिस आया जिसमें खून का सप्लाई बहुत ज़्यादा है, नीडल्स नहीं डाल सकते हैं, उसमें हम एंजियोग्राफी करके उसका भी ब्लड फ्लो बंद कर सकते हैं, जिससे वो पेन रिलीफ हो जाए. तो सर, इट इज़ काइंड ऑफ नर्व ब्लॉक? इट इज़ काइंड ऑफ अ नर्व ब्लॉक, बट नर्व ब्लॉक का पेन तब तक रहेगा, यानी कि नस को सुन कर दिया, जब तक वो सुन करने का हाफ लाइफ है. सपोज 72 घंटे, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट नर्व ब्लॉक 1 हफ्ता. जैसे ही वो दवाई का असर खत्म होगा शरीर से, वो पेन फिर आ जाएगा. तो हम साथ में नर्व एब्लेट कर देते हैं, यानी कि एक केमिकल एसिड यूज़ करके, एब्सोल्यूट अल्कोहल, वो नर्व को जला देते हैं, या फिर थर्मल एनर्जी यूज़ करके सेम रेडियो फ्रिक्वेंसी या माइक्रोवेव वो नर्व को जला देते हैं, जिससे वो पेन हम नियरली हमेशा के लिए या जब तक पेशेंट की ज़िंदगी है तब तक एटलीस्ट खत्म हो जाएगा. ग्रेट.
आई थिंक ब्लॉक तो सर हम लोग बहुत कराते हैं, हम राइट, रेफर भी करते हैं, बट ये वाला प्रोसीजर आई थिंक मच बेटर, क्योंकि डेफिनिटली। परमानेंट लॉन्ग टर्म, सोल्यूशन है या लॉन्ग टर्म। एंड इसके लिए आपको कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है? नॉट रियली मैम, जो इनफैक्ट हमारे लिए वो नर्व ब्लॉक ही इन्वेस्टिगेशन है। अगर जब हम नर्व ब्लॉक देते हैं, हमें एंटिसिपेट हो रहा है कि इससे फ़ायदा मिलेगा, और पेशेंट हमें बताता है कि सर 3 दिन मेरा पेन ख़त्म हो गया था और अब वही भयंकर पेन वापस शुरू हो गया है, तो हमें पता है कि एब्लेशन 100% काम करेगा और लॉन्ग टर्म करेगा। ओके, तो अभी भी एब्लिजन का स्टेप लेने से पहले आप नर्व ब्लॉक अप्लाई हमेशा एक करते हैं? बेटर होता है एक डायग्नोस्टिक नर्व ब्लॉक। हाँ, ये आई थिंक बेटर तरीका है। यस, ग्रेट। ओके, सो कैन यू शेयर ए मेमोरेबल इमरजेंसी कैंसर केस यू हैव हैंडल्ड थ्रू आईआर? श्योर मैम। ऑफ कोर्स आई कैन रिमेंबर मैनी, बट मैं एक पर्टिकुलर केस जो मेरे बहुत करीब है वो शेयर करूँगा। मेरे ही एक कलीग जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर थे, उनके मदर थे। उन्हें एक बहुत यूनिक प्रकार का लिवर कैंसर हुआ था जिसे कोलैंजियो एचसीसी बोलते हैं। 2 अलग कैंसर्स का कॉम्बिनेशन है, लिवर सेल से भी और पित्त की सेल से भी। वो कैंसर काफ़ी बड़ा हो गया था, ऑलमोस्ट उसने लिवर के 3/4 हिस्से को कवर कर लिया था। और वो ऑफ कोर्स उसका कीमोथेरेपी चल रहा था, तो ट्रीटमेंट तो उनको बता दिया गया था, पैलिएटिव है, कुछ महीनों की बात है। वो इमरजेंसी में ही आ गए जब उसके उन्हीं के बेटे की ड्यूटी थी, क्योंकि बीपी लो हो गया था और बहुत हालत ख़राब हो गई थी। जब सीटी कराया तो पता चला कि वो कैंसर ब्लीड कर चुका है और उससे कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है। ऑफ कोर्स ब्लड अरेंज किया गया, ब्लड दिया गया और हमें कॉल दिया गया, क्योंकि कैंसर सर्जन ने बताया कि ऐसी स्थिति में मैं ऑपरेट करूंगा या एनेस्थीसिया दूंगा तो सर्वाइव नहीं करेंगे। हम एंजियोग्राफी से गए और हमने वो ब्लीडिंग पॉइंट बंद कर दिया। एंजियोग्राफी से ही पक्का गोंद डाल के, ग्लू, मेडिकल ग्लू, हमने वो ब्लीडिंग नस बंद कर दी। पर उसी टाइम पे मैंने वो सीटी स्कैन देखा कि वो कैंसर सिर्फ वहीं तक सीमित है, कहीं भी और फैला नहीं है। तो मैंने उनके ऑन्कोलॉजिस्ट को वहीं पे कॉल किया और उनके हेपेटोलॉजिस्ट को एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया और मैंने कहा, सर मैं एंजियोग्राफी लेके अंदर ही हूँ, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे हम पोटेंशियली क्योर की तरफ जाए? उन्होंने कहा, गौरव ये 3/4 लिवर को कवर कर चुका है, अगर हम आज इतने कैंसर को काटना भी चाहे तो हमें 3/4 लिवर निकालना पड़ेगा, 1/4 लिवर से पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता और पेशेंट की स्थिति ऐसी है नहीं कि हम एडवांस सर्जरीज करें। तब मैंने उन्हें कहा, सर मैं अगर आपको वो 1/4 लिवर को बढ़ा दूँ साइज़ में ताकि वो बॉडी को संभाल पाए, तब? उन्होंने बोला तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो हमने उसी टाइम पे, चाहे वो इमरजेंसी सिचुएशन थी और ब्लीड रुक चुका था, हम उनके पोर्टल वेन में गए जो लिवर को 90% ब्लड देती है, और जिस 3/4% लिवर में वो कैंसर था उसका फ्लो बंद कर दिया लिवर का। सारा का सारा 100% फ्लो जो आ रहा था अब जा रहा था वो 1/4 लिवर में जिसमें कैंसर नहीं था, जिससे 1 महीने के अंदर वो 1/4 लिवर बढ़ के आधा लिवर बन चुका था। कंपनसेट। यस, कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी हो गई उसकी। और जो लिवर वाला हिस्सा था, एक तो ब्लीडिंग बंद करने के चक्कर में हम कैंसर का ब्लड फ्लो बंद कर चुके थे, लकीली वो बड़ा नहीं, इनफैक्ट श्रिंक हुआ, साथ में वो लिवर भी सिकुड़ रहा था क्योंकि उसे ब्लड ही नहीं मिल रहा है। 1 महीने बाद जब हेपेटोलॉजिस्ट ने सीटी स्कैन कराया तो उन्होंने कहा कि लिवर कैंसर काफ़ी श्रिंक हो चुका है, जो नॉर्मल लिवर है वो काफ़ी बढ़ चुका है, इतना कि अब वो पेशेंट का लोड संभाल पाएगा। उन्होंने जाकर सर्जरी की और वो आधा लिवर निकाल दिया जिसमें कैंसर था, और आज इस बात को 2.5 साल हो चुके हैं और पेशेंट कैंसर फ्री है। वाओ सर। सो मुझे हमेशा ये इतना अच्छा लगता है कि वो पेशेंट आया था सिर्फ ब्लीडिंग रोकने के लिए और जान बचाने के लिए, और अगर हम वो सक्सेसफुली कर भी देते जो हमने किया तो भी पेशेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता। जहाँ वो उसी दिन उनकी डेथ हो जाती, वो 6 महीने जी पाते, पर शायद वो ज़िंदगी भर के लिए कैंसर फ्री हो गए, क्योंकि एक टीम वर्क ने मिलके एक कॉल लिया और पेशेंट को बेनिफिट दिया एंजियोग्राफी थेरेपीज़ का। और सर इस तरह के जो रिजल्ट्स होते हैं दीज आर प्राइसलेस, है Definitely. ना? I can never forget इतना that case. सेटिस्फाइंग होता है ना कि आप किसी को लाइफ दे रहे हैं, इसीलिए शायद मुझे लगता है इस प्रोफेशन से अच्छा कुछ प्रोफेशन नहीं होता। Definitely. अच्छा सर, हम कुछ ना मिथ एंड मिसकंसेप्शन की बात करते हैं। Sure, ma'am. व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ अबाउट आईआर इन कैंसर दैट यू वुड लाइक टू बर्स्ट टुडे? मैं ये मिथ पेशेंट्स और सर्जिकल कलीग्स या ओवरऑल कलीग्स के, डॉक्टर कलीग्स के, दोनों के मन से बर्स्ट करना चाहूँगा कि आईआर एक सपोर्टिव ब्रांच है जो सिर्फ सर्जन्स और कीमोथेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट को सपोर्ट करने के लिए है। ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रोसीजर्स में हमारा सपोर्टिव रोल है, बट आज आईआर एक सेपरेट सब स्पेशलिटी बन चुका है, इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजी, एंड हैंड इन हैंड मिलके रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, कीमो स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैंड इन हैंड पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो इट्स अ इंडिपेंडेंट ब्रांच। ये मैं चाहूँगा कि एक मैसेज पहुँचे सबकी तरफ। बिल्कुल नहीं, मुझे याद है सर, जब बहुत कॉम्प्लिकेशंस वाली साइट्स पर मेलिग्नेंसी डायग्नोज होती है और जो समझ नहीं आता कि कैसे इस लीजन को अप्रोच करें टू कंफर्म, वहाँ पे आप ही लोग याद आते हैं।
ओके सर, नेक्स्ट मिथ है हमारा, व्हाई डू सम पेशेंट्स एंड इवन डॉक्टर स्टिल हेजिटेट टू रेफर आईआर? बहुत से रीजंस है मैम। एक मेजर रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस आज भी। सो ऑफकोर्स जो इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस है टर्शरी हॉस्पिटल्स में, क्वाटरनरी हॉस्पिटल्स में, वहाँ तो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बन चुकी है, आईआर का रोल बहुत हद तक पता है। पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में टायर 2 सिटीज़ में या टायर 1 सिटीज़ में बचे हुए हॉस्पिटल आईआर का ज़्यादा रोल नहीं पता है, जिस वजह से रेफरेंस नहीं जाता है। सो एक है लैक ऑफ अवेयरनेस, सेकंड है पेशेंट्स में लैक ऑफ अवेयरनेस। मेरा पहले हमेशा एक इंटेंशन होता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेज में लेक्चर्स लूँ, प्राइम करूँ सबको कि हमारा क्या रोल है। पर जब मैंने अपनी सोशल मीडिया जर्नी शुरू की और डायरेक्ट पेशेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की, मैंने डिफरेंस देखा। सो पेशेंट्स में भी अवेयरनेस बहुत कम है, जो एक मेजर रीज़न है। सेकेंड में भी है कॉस्ट ऑफ थेरेपीज़, ऑफकोर्स क्योंकि हमारा इंटरवेंशन है। लोगों को लगता है कि एंजियोग्राफी है, नीडल बेस्ड है, कोई सर्जरी नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है, तो कॉस्ट बहुत कम होना चाहिए। बट हमारा हार्डवेयर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। वो माइक्रोवेव एंटेना जिससे हम जलाते हैं ट्यूमर को, ऑन एन एवरेज आता है 1,20,000 का। सो इसलिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन काफ़ी चले जाता है। ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स हम जानते हैं ऑलरेडी बहुत ड्रेन्ड होते हैं, मल्टीपल थेरेपीज़ हो रखी हैं। एंड थर्ड ऑफकोर्स है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। आईआर एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हो सकता है उसने अपनी ज़िंदगी में कैंसर वाला इलाज ना किया हो, वो एंजियोप्लास्टी कर रहा होगा, स्ट्रोक केयर कर रहा होगा, ब्रेन और लेग्स के इंटरवेंशन या डायलिसिस के इंटरवेंशन कर रहा होगा, पर कैंसर केयर नहीं किया होगा। जब उसे रेफरेंस जाएगा तो हो सकता है रिजल्ट्स उतने यूनिफॉर्म ना हो, जिस वजह से कलीग्स का उतना फेथ ना आ पाए थेरेपीज़ पे। तो बहुत वास्ट है, वो यूनिफॉर्मिटी और गाइडलाइंस लाने की ज़रूरत है, जिससे और फेथ बढ़े और एक रेफरल पैटर्न बढ़े। एब्सोल्युटली एग्री। सर, फिर भी मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने भी कॉस्ट वाला इशू एड्रेस किया है, तो रफ आइडिया कि कितना कॉस्ट पड़ेगा? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ना, ऑन्कोलॉजी ओवरऑल ही इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट है, इतना कॉस्टली अफेयर है ना, कि कोई भी प्रोसीजर, मतलब मुझे नहीं लगता कि आईआर के प्रोसीजर इतने कॉस्टली होंगे कि उन्हें इतना सोचना पड़े। जो मुझे लगता है कि शायद वो ये इशू होगा कि ज़्यादातर प्रोसीजर स्टेज 4 में मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। लाइक हमने पेन मैनेजमेंट की बात करी या ब्लीडर्स रोकने की बात करी, तो आई थिंक पेशेंट हेजिटेट करते हैं कि इतना मच अमाउंट इस चीज़ के लिए। क्योंकि मैंने भी देखा है कि मैम सिर्फ इसके लिए इतना ज़्यादा अमाउंट, बट उन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि अवेयरनेस ही एक तरीका है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जाए। ओके, तो सर नेक्स्ट है हमारा, इज आईआर ओनली अ टेम्पररी सोल्यूशन और कैन इट बी क्यूरेटिव इन सम कैंसर्स? Yes, ma'am. It can be curative in very many cancers, especially if the patient presents in the right stage at the right time. So, for example, हमने जो अभी तक बात की कि इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर किसी को थायराइड में माइक्रोपैपिलरी कैंसर्स हैं, वर्ल्ड ओवर ट्रेडिशनली इसका ट्रीटमेंट था टोटल थायराइडेक्टॉमी, कि भले वो कैंसर 1 सेंटीमीटर से कम है, कहीं फैला नहीं है, पर आपको पूरा थायराइड निकालना पड़ेगा। बहुत फिर स्टडीज़ हुई और पता चला कि आप इतने छोटे कैंसर के लिए, जो शायद ग्रो होने में 30 से 40 साल ले लें, आप पूरा थायराइड निकाल रहे हो, तो आप सर्वेलेंस पे रखो पेशेंट को। यानी कि हर साल सोनोग्राफी करते रहो। हो सकता है पेशेंट ओल्ड एज से डेथ हो जाए और कैंसर बढ़े ही ना या फैले ही ना। लेकिन हमेशा ऐसे सर्वेलेंस वाले ऑप्शन में पेशेंट को बहुत एंग्जाइटी रहती थी कि कैंसर है अंदर, पहले वो 10 मिलीमीटर था, वो 12 हो गया है, 15 हो गया है, किस स्टेज पे ये लोग ऑपरेट करेंगे। अब ऑपरेट करेंगे तो पूरा थायराइड निकाल लेंगे, वॉइस चेंज का रिस्क, सारी ज़िंदगी मेडिसिन लो। पर जब वो पेशेंट अगर हमारे पास आ जाए 10 मिलीमीटर्स पे या 15 मिलीमीटर्स पे, हम एक छोटी सी ओपीडी बेसिस पे लोकल एनेस्थीसिया देके, पेशेंट पूरे प्रोसीजर में मुझसे बात कर रहा है, मैं एक छोटी सी नीडल से वो कैंसर को जला सकता हूँ। और उसमें एवरेज टाइम, क्योंकि 10 मिलीमीटर का है, एवरेज टाइम लगेगा बिटवीन 2 to 5 मिनट्स। और उसके बाद मैं पेशेंट को कहूँगा आप इधर थोड़ी देर पकड़ो, और 15 मिनट बाद कहूँगा अब आप घर जाओ, कोई पट्टी की ज़रूरत नहीं। सो पेशेंट कैंसर फ्री हो चुका है। इनफैक्ट मैं जब कोरिया और चाइना गया थायराइड एब्लेशन देखने के लिए, ऑन एन एवरेज वो लोग दिन में 15 थायराइड एब्लेशंस करते हैं, जिसमें 5 कैंसर पेशेंट्स होते हैं। और ऐसे ही 3 घंटे के अंदर 15 एब्लेशंस करके पेशेंट बाहर बैठते हैं, 15 मिनट पकड़ के, और फिर घर जाते हैं। सो वहाँ पे थायराइड कैंसर का मैनेजमेंट इतना स्ट्रीमलाइंड और ईजी हो चुका है। और ये पेशेंट्स सफ़र कर रहे हैं या तो एंग्जाइटी में या फिर पूरा थायराइड निकलवा रहे हैं। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दैट आईआर का कंप्लीट रोल है क्यूरेशन में, लेकिन राइट टाइम पे रेफ़र किया जाए तो। अगर अवेयरनेस के लैक या रेफरल टाइम पे ना होने की वजह से रेफ़र ना किया जाए, तो चाहे थायराइड हो, लिवर हो, किडनी हो, बोन हो, लंग हो, फिर क्यूरेटिव रोल शायद ना हो। लेकिन एडवांस कैंसर्स में, जैसे हमने कुछ बातें की लिवर कैंसर्स में,
हम या फिर वो कैंसर में जो कॉम्प्लेक्स केस को हम क्यूरेशन तक पहुंचा पाए इमरजेंसी सेटिंग में, हम पेशेंट को क्यूरेशन तक भी पहुंचा सकते हैं या एक ब्रिज बन सकते हैं जिससे एक नॉन क्यूरेबल पेशेंट अभी लिवर ट्रांसप्लांट या सर्जरी के लिए जा पा रहा है और क्योर हो रहा है हमेशा के लिए। राइट। अभी तक जितना भी मैंने डिस्कशन किया, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो टॉपिक थिंग है, मतलब लाइक लोगों के बीच में जाने की, वो अवेयरनेस है। एग्जैक्टली। ये ऐसी चीज़ें आप बता रहे हैं जो शायद मेरे लिए भी बड़ी लर्निंग है सर। एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट, अगर मैं कभी फ्यूचर में डायग्नोज करती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि देखो एक ये भी प्रोसीजर है। राइट। ग्रेट। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट इनोवेशन एंड फ्यूचर पर ही बात करते हैं। व्हाट इज द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन आईआर फॉर ऑन्कोलॉजी? बहुत सारे मैम, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। सो पहला है डायग्नोसिस में। यस। आज एक फ्यूजन टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें अब कई बार क्या होता है, आपने सीटी स्कैन में देख लिया लेट से प्रोस्टेट में कि प्रोस्टेट में एक पर्टिकुलर गांठ है जो प्रोस्टेट के लेफ्ट साइड में आगे की तरफ है, छोटी सी गांठ। आपने पेशेंट को सोनोग्राफी में लिया बायोप्सी करने के लिए। प्रोस्टेट की बायोप्सी यूजुअली ट्रांसरेक्टल की जाती है, यानी कि लैट्रिन के रास्ते, और आपको वो गांठ दिख ही नहीं रही है। तो आप रैंडमली 12 जगह से सैंपल ले आते हो और प्रार्थना करते हो कि वो गांठ टारगेट हो गई हो। और अगर रिपोर्ट में आता है कि नहीं कैंसर तो है ही नहीं, तो आपको पता है कि शायद वो 12 जगह में नहीं छूट गया, नहीं हिट हुआ। आज हम पेशेंट की जो एमआरआई की सीडी है या सीटी स्कैन की सीडी है उसको हमारे अल्ट्रासाउंड मशीन में लोड कर सकते हैं और दोनों को फ्यूज़ कर सकते हैं। वो फ्यूजन टेक्नोलॉजी सीधा मेरे अल्ट्रासाउंड प्रोब को वहाँ ले जाएगी जहाँ पे वो गांठ है और मैं वो एरिया को हिट कर पाऊँगा, तो मुझे कोई डाउट नहीं रहेगा कि मैंने कैंसर को हिट नहीं किया है। सो ये टेक्नोलॉजी ये है डायग्नोसिस के लिए। सेकंड, हम आज जानते हैं कि बहुत आधुनिक कीमोथेरेपीज आ गई है जिसे कहते हैं टारगेटेड थेरेपी, जहाँ आप जेनेटिक म्यूटेशन को हिट कर रहे हो। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए जेनेटिक सीक्वेंसिंग, यानी कि पेशेंट को म्यूटेशन कौन सी है उसका रिपोर्ट। पहले हम ये ब्लड पे करते थे जिसे कहते थे लिक्विड बायोप्सी। आज हम बायोप्सी करके एक स्पेशल आरएनए लिक्विड में उसे भेज सकते हैं लैब में और कैंसर के अंदर क्या म्यूटेशन है वो पता कर सकते हैं। सो उससे डायरेक्ट टारगेटेड थेरेपी में बहुत हेल्प होती है और इसे कहते हैं प्रिसीजन मेडिसिन, वेरी प्रिसाइज जेनेटिक बेस्ड मेडिसिन। इससे लंग कैंसर्स का सर्वाइवल आज एक छोटे से लेग या टो गैंग्रीन के पेशेंट से ज़्यादा हो चुका है। स्टेज 4 लंग कैंसर की बात कर रहा हूँ, यानी कि 10 से 15 साल से ज़्यादा, जो 6 महीने से कम था। ये हुआ डायग्नोसिस में। एब्लेशन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो आज हीफू आ गया है जिसकी हमने शॉर्ट में बात की, जो प्रोस्टेट कैंसर्स, बोन कैंसर्स बहुत जगह टेस्ट हो रहा है, जिसमें एक पेशेंट एक एमआरआई स्कैनर में या अल्ट्रासाउंड मशीन में लेटेगा बेड पे और अल्ट्रासाउंड की इनविजिबल किरणें जाके कैंसर को डिस्ट्रॉय कर देगी। पेशेंट को कोई सुई नहीं चुभी पूरी बॉडी में, बस इनविजिबल साउंड वेव्स गई, कैंसर खत्म 15 मिनट में और आप घर वॉक कर सकते हो। सेकेंड टेक्नोलॉजी है इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोपोरेशन, जो एक नॉन थर्मल एब्लेशन है। कॉम्प्लेक्स मेडिकल जार्गन है, बट इसमें शॉर्ट में ये है कि अगर एक कैंसर एक बहुत डीप जगह पे है और वो खून की नसों को, नर्व्स को घेर के बैठ गए, जिस वजह से सर्जन हाथ नहीं लगा सकता, नहीं तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। हम जला नहीं सकते या फ्रीज नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल उन कीमती स्ट्रक्चर्स को इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, तब हम ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसका ब्यूटी ये है कि ये मैजिकली कैंसर को डिस्ट्रॉय करता है पर नॉर्मल ऑर्गन्स को नहीं टच करता, उनको नहीं डिस्ट्रॉय करता है। सो आप ऐसे जैसे पैंक्रियाटिक कैंसर्स है जिनसे फेमस स्टीव जॉब्स और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की डेथ हुई है, हमारे इरफान खान, तो उनको भी अगर एक पर्टिकुलर स्टेज पे डिटेक्ट हो क्योर कर सकते हैं। सो इतना रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। और ऐसे अनगिनत आजकल एआई और रोबोटिक्स आ गया है आईआर में। मैं इंडिया में बैठे बैठे अगर अफ्रीका में एक पेशेंट को लिवर कैंसर है, रोबोटिक आर्म से एब्लेशन कर सकता हूँ, नीडल से जला सकता हूँ उसका कैंसर, और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से कंफर्म कर सकता हूँ कि मैंने अच्छे से मार्जिन्स कवर कर लिया ना, जिससे कैंसर वापस ना आए। सो इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुका है इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजी में आज। आई एम सरप्राइज्ड कि मोस्टली पेशेंट और सर्वाइवर उनके फैमिली मेम्बर्स हमेशा कैंसर वैक्सीन कब आएगी ये डिस्कस करते हैं, बट उन्हें ये पता ही नहीं कि ऑलरेडी वैक्सीन से भी ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसीजर्स आ चुके हैं। सर, आपको और ज़्यादा अवेयरनेस देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको और ज़्यादा पॉडकास्ट करनी पड़ेगी मेरे साथ। ओके, तो अभी तक जैसे कि हम ऑलरेडी बात करते आ रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, डू यू थिंक आईआर इज अंडर यूटिलाइज्ड इन कैंसर केयर इन इंडिया? Yes. मैं कहूँ डेफिनेटली यस। आई मीन आपको आंसर खुद ही पता है। Yes. मैं कहूँगा मे बी 5 to 10% आईआर का पोटेंशियल यूज़ हो रहा है, और इसका मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि जब हमारे कैंसर पेशेंट्स बहुत एडवांस स्टेज पहुँचते हैं, बार बार पेट में पानी बन रहा है या छाती में पानी बन रहा है, बहुत सिंपल सा पैलिएटिव प्रॉब्लम है।
ऐसे में सॉल्यूशन क्या होता है, पेशेंट हर 7 दिन में, 3 दिन में, 15 दिन में हॉस्पिटल आता है, एक नीडल से वो पानी निकाला जाता है। पेशेंट को पता है कि मेरा पैलिएटिव केयर है, मेरे आखिरी कुछ दिन बचे हैं, मैं गाँव जाना चाहता हूँ या घर पे रेस्ट करना चाहता हूँ फैमिली में, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए जाना चाहता हूँ, बट हॉस्पिटल विजिट्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं, सुइयाँ चुभ रही है, ट्रॉमेटिक है। ऐसे में एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट एक स्पेशल प्लोरेक्स टनल कैथेटर डाल सकता है, एक छोटी सी ट्यूब जो उस पानी में चली जाएगी और उसका दूसरा छोर पेट से स्किन के चमड़ी के नीचे टनल होते हुए एक छोटा सा एंड बाहर होगा जो पट्टी के नीचे होगा। पेशेंट उसके ऊपर टी शर्ट पहने घूमे, जब उसे लगे कि 7 दिन हो गए, अब पानी बहुत बिल्डअप हो गया, पेट फूल रहा है, उसको बस पट्टी निकालनी है, एक छोटा सा वैक्यूम कंटेनर इस ट्यूब से कनेक्ट करना है, जिसका ट्रेनिंग दिया जाता है। लिटरली कोई भी कर सकता है घर पे, कोई नैनी या कोई रिलेटिव भी, कोई स्पेशलाइज नर्स की ज़रूरत नहीं है। सारा पानी खींच के निकल जाएगा बिटवीन 1 to 3 लीटर्स। वो डिस्कनेक्ट किया, एक और पट्टी लगा दी। पेशेंट वो घर पे जब तक वो जिंदा है वो कर सकता है, उसे कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। सो दूसरा एक कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, कीमोथेरेपी जब पेशेंट्स को दी जाती है, बोन मैरो सप्रेस हो जाता है, पेशेंट का सेल काउंट कम हो जाता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, उसे आगे कीमो नहीं दे पाते, जानते हुए कि अब कैंसर का क्योर नहीं हो पाएगा, पर क्या करो, पेशेंट को किल नहीं कर सकते। हम एक छोटा सा प्रोसीजर कर सकते हैं कि जो टिल्ली होती है स्प्लीन, उसका ब्लड सप्लाई हम हथेली से जाके बंद कर सकते हैं, एटलीस्ट आधे स्प्लीन का, जिससे उसके सेल काउंट, प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएंगे और 95% पेशेंट्स कीमोथेरेपी ले पाएंगे। वाह, ये तो सीरियसली मेरे लिए भी नहीं, मुझे भी नहीं पता था Yes. सर इसका। सो ये प्रोसीजर्स होते हैं? ये प्रोसीजर्स बहुत कॉमनली होते हैं वेस्ट में और इसका बहुत डेटा है, बट अनफॉर्चुनेटली इतना अंडर यूटिलाइज्ड है कि इंडिया में ऑन्कोलॉजिस्ट भी नहीं जानते इस बारे में। मैं नहीं जानती। एंड मैं I ऑडियंस admit it. एंड ऑडियंस जानते हैं कि आप कितने बड़े सेटअप में, क्वाटरनरी इंस्टीट्यूट में बहुत ही एकम्प्लिश रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो। सो पॉइंट इज, ये अवेयरनेस तब आएगा कलीग्स में भी जब हम इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजिस्ट उसके बारे में शेयर करेंगे। एंड तो इट इज़ दैट अंडर यूटिलाइज कि डेली का जो हर कैंसर पेशेंट, बट अगर स्प्लीन का फंक्शन आप स्टॉप Right. कर रहे हैं तो Right. सर उससे बाकी की चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी? मैम मेन कॉम्प्रोमाइज जो होता है वो है कि आप इम्यून सिस्टम को थोड़ा वीक कर रहे हो अगेंस्ट अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स। स्प्लीन सिर्फ सेल्स को किल करके सेल काउंट नहीं कम करता है, बल्कि हम जानते हैं ऑर्गेनिजम्स को भी किल करता है, Right. जर्म्स को। तो उसके लिए हमें ये प्रोसीजर करने के पहले कुछ वैक्सीन्स देनी होती है, स्पेशल 3 वैक्सीन्स, Okay, sir. जिसके बाद मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। So now, sir, patient-centered insights. What should a cancer patient ask their oncologist or radiologist about IR? सो पहली चीज पेशेंट शुड आस्क इज, सर इज देयर एनी मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस फॉर डूइंग द सेम थिंग। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को सर्जरी सजेस्ट की गई और बताया गया है कि आपकी आधी किडनी निकालनी पड़ेगी, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करना पड़ेगा, वो पूछ सकता है कि सर आपके एविडेंस, आपके लिटरेचर के हिसाब से कोई भी मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन है। इससे वो सर्जन को एक सिग्नल जाएगा कि हाँ, आई शुड डिस्कस द अदर मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस फॉर दिस कंडीशन। सो दैट इज़ वन। सेकेंड, आई ऑलवेज फील, मैं ये क्वेश्चन का प्रिविलेज लूँगा एक छोटा सा मैसेज देने के लिए पेशेंट्स को, कि कई बार हम बहुत इमोशनल या नॉन रेलिवेंट क्वेश्चन्स पूछते हैं या जेनरिक क्वेश्चंस पूछते हैं एज अ पेशेंट रिलेटिव, कि सर मेरा पेशेंट ठीक तो हो जाएगा ना, सर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। रादर देन दैट हमें थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कि सर 5 ईयर सर्वाइवल रेट कैसा होगा, सर क्या हम क्यूरेटिव थेरेपी के लिए जा रहे हैं या पैलिएटिव थेरेपी। 90% पेशेंट्स मैंने देखा है स्टेज 4 कैंसर है, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए, कीमोथेरेपी ले रहे हैं। अब ऑन्कोलॉजिस्ट जानता है कि ये पैलिएटिव है, पर पेशेंट को कीमोथेरेपी के 18 सेशन हो गए और आज तक ये नहीं पता कि मेरा पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, सिर्फ लाइफ बढ़ सकती है। सर ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये मैंने भी बहुत फेस किया है। पेशेंट मेरे पास आएंगे पैलिएटिव रेडिएशन के लिए, उन्हें यही नहीं पता कि उनका इंटेंट क्या है, Right. उनका मतलब लाइक इस टाइम ट्रीटमेंट किस पर्पज से चल रहा है। दैट इज एब्सोल्युटली एग्री। मुझे लगता है पेशेंट को इतना अवेयरनेस होना चाहिए, दे Right. शुड आस्क क्रॉस क्वेश्चंस। यस। ग्रेट। सो बेसिकली ये तो आप ऑलरेडी सर में बहुत बार बता चुके हैं, बट स्टिल आई विल टेक दिस क्वेश्चन अगेन। आर दीज प्रोसीजर पेनफुल? व्हाट इज द रिकवरी टाइम लाइक? सो मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स, जब ये पेशेंट्स दोनों क्वेश्चन हमें हमेशा पूछते हैं, मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ, देखो आपको इतना पेन होगा जितना एक इंसेक्ट स्टिंग में होगा, एक चींटी काटने से मन जो डंक लगता है तेज, सुन करते समय उतना पेन होगा, उसके बाद आपको कोई पेन नहीं होगा। अगर मुझे लगता है उससे ज़्यादा पेन है तो मैं आपको सेडेट कर दूंगा, बेहोश कर दूंगा, वो भी पूरा एनेस्थीसिया या वेंटिलेटर नहीं, सिर्फ थोड़ी सी नींद की दवा, और उसके अलावा पेन नहीं होगा। हाँ, जब आप होश में आओगे, कभी कभी कैंसर का ब्लड फ्लो बंद कर दो तो वो चीखता है खून के लिए,
लेमैन लैंग्वेज में हम उसे इस्केमिक पेन बोलते हैं. सो वो हो सकता है जो आराम से मेडिसिन से हम टॉलरेबल लिमिट्स में पहुंचा देंगे. सो पेन ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है हमारा. रही बात रिकवरी की, तो रिकवरी पहले कभी एक ज़्यादा मेजर कंसर्न नहीं था, पर आज के बिजी लाइफस्टाइल में चाहे एक CEO चाहे एक होम मेकर दोनों ज़्यादा टाइम ऑफ वर्क नहीं अफोर्ड कर पाते. तो इसलिए हमारे प्रोसीजर्स में कई बार आई वुड से 90% ऑफ द टाइम इट कैन बी अ डे केयर सेटिंग, जहाँ पेशेंट 8 से 12 घंटे में अपने घर लौट रहा है. एक्सट्रीम केसेस में अगर हमें लगता है लिवर डिसफंक्शन या थोड़ा टाइम लगेगा रिकवरी में, तो 2.5 दिन, उससे ज़्यादा नहीं. थर्ड डे पेशेंट अपना रेगुलर एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग ऑफिस वर्क, होम कोर्स, एवरीथिंग. Wow. Can IR improve the quality of life for patient with advanced cancer? Yes, of course, no doubt. इतना तो सर मैं 1 घंटे के पॉडकास्ट में मैं खुद समझ गई. सर, are you ready for rapid fire? डेफिनेटली मैम. Great. So, yes, IR is magic or hype? I would say it is magic, but I would become happy if it gets hyped. It is underhyped. Okay. Okay. Ablative versus surgery. I would say personalized. हर केस का डिस्कशन होकर डिसाइड होना चाहिए, but if both options are on table, always ablation. Okay. One IR procedure would you want every oncologist to know about? ये क्वेश्चन अच्छा है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आई वुड से जो हमने बात की स्प्लेनिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए, जिससे पेशेंट लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है और आगे का थेरेपीज कंप्लीट हो सकता है, जिसके वजह से बहुत थेरेपीज इनकम्प्लीट जाती हैं. ओके, तो जितना मुझे समझ आया एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट कि अगर कोई स्टेज 4 पेशेंट है, कीमोथेरेपी बहुत हो गई है और अभी वो पैनसाइटोपिनिया में जा रहा है, तो उसमें भी काफ़ी मैजिक वर्क करेगा. यस. ग्रेट. मोस्ट अंडररेटेड यूज ऑफ IR इन कैंसर? आई वुड से प्लूरेक्स टनल कैथेटर, जो असाइटिस या एफ्यूजन जैसे सिंपल चीज़ के लिए नहीं यूज़ किया जा रहा है. 99.9% पेशेंट्स लिए नहीं यूज़ किया जा और रहा है. स्टेज 4 में मैक्सिमम टाइम ये होता है सर, और पेशेंट बार बार टैपिंग से परेशान होते हैं. Yes. वन थिंग पेशेंट्स मस्ट नेवर गूगल बिफोर IR. कि पेशेंट्स ना, चलो पहले मैं आंसर करता हूँ कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ प्रोसीजर. फॉर एग्जांपल मैं किसी पेशेंट को बोलूँ कि टेस्ट करना है आपका, वो जाके गूगल करेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अ टेस्ट प्रोसीजर, और फिर 19 कॉम्प्लिकेशंस पढ़ने के बाद मेरे पास आएंगे, सर 19वां कॉम्प्लिकेशन देखो, डेथ लिखा है. सो बिना कॉन्टेक्स्ट दिए, बिना आपका लिवर स्टेज कैसा है, वो वरी कर रहे हैं अबाउट डेथ, बिना जाने कि उसका प्रॉबेबली रेट 0.0001% कुछ होगा. सो कॉम्प्लिकेशंस बिना प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के नहीं गूगल करना चाहिए. आप अपना, हाँ आजकल एडवांस AI एल्गोरिथम्स आ गए, आप चैट GPT या किसी पे अपना स्टेज सारी डिटेल्स डाल के फिर गूगल कर लो कि व्हाट इज़ द एंटिसिपेटेड कॉम्प्लिकेशन इन मी, तो फिर आपको आ जाएगा कि देयर इज, एक्सेप्ट पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम, देयर इज़ नॉट मच मरी इन मोस्ट ऑफ दिस. जिसका मतलब कि थोड़ा सा प्रोसीजर के बाद थोड़ा पेन, थोड़ा फीवर, थोड़ा भूख कम लगना कुछ दिनों के लिए, दैट्स इट. मतलब अभी तक हम बोलते थे गूगल मत करो, बट हम बोलेंगे चैट GPT कर लो. नहीं, बट सर मुझे लगता है ना चैट GPT से ना एक ऑन्कोलॉजिस्ट को ये बेनिफिट होगा, जो लोग अदर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए पूछते हैं. राइट. मुझे लगता है कि तुम हर चीज़ गूगल कर रहे हो, हर चीज़ चैट GPT से पूछ रहे हो, तो डाल के पूछ लो कि भाई ये डायग्नोसिस है, ये स्टेज है, ये प्रेजेंटेशन है. आजकल तो रिपोर्ट्स भी अपलोड हो जाती हैं कि क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है, आपको खुद पता चल जाएगा. एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्ट करने से पहले जिसका कुछ पता ही नहीं है, एटलीस्ट गूगल तो कर ही सकते हो. एग्री. अब गूगल नहीं, चैट GPT तो बहुत अच्छा है, वो पूरा बता देता है सर आजकल तो. यस. सो आई थिंक सर हमने IR से रिलेटेड उसका रोल, एडवांटेज, बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी बहुत लर्निंग थी, मैंने ऑलमोस्ट सब डिस्कस किया है. तो क्लोजिंग रिमार्क में मैं यही पूछना चाहूँगी कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या टेक होम मैसेज देना चाहेंगे सभी के लिए? पेशेंट्स के लिए ये रहेगा कि जब कैंसर जैसा डायग्नोसिस आ जाए, आज की थीम को समझते हुए, तो डिनाइल में बहुत स्टेज नहीं बिताना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है. पैरेलल थेरेपीज़ का जो जगह है वहाँ उन्हें यूज़ करो, कीमोथेरेपी सिम्टम्स कम करने के लिए जहाँ ज़रूरी है, बट मॉडर्न साइंटिफिक बेस्ड मेडिसिन बहुत ज़रूरी है क्योर के लिए. सो फर्स्ट दैट कि प्रॉपर क्वाटरनरी हॉस्पिटल जहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड है, सारे स्पेशलिटीज़ है, वहाँ आप थेरेपी लो. सेकंड, हमेशा एक्सप्लोर करो कि क्या मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशनल ऑप्शंस है आपके थेरेपीज़ के लिए. थर्ड, रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछिए कि मेरा कैंसर क्यूरेटिव है या पैलिएटिव, आप सर्वाइवल बढ़ा सकते हो या पूरी तरह ख़त्म कर सकते हो, ख़त्म होने के बाद वापस आने के चांसेस क्या है. बहुत रेलेवेंट क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस पूछिए जिससे एक प्रॉपर आइडिया है. ये एक चीज़ है जहाँ मैं कहूँगा
फैक्ट्स ओवर इमोशंस। आप इतना इंटरनेशनल डेटा है तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि किस तरफ आपका ट्रीटमेंट हेड कर रहा है। अपने कलीग्स से, ऑन्कोलॉजी कलीग्स और मेडिकल फ्रेटर्निटी से ये एक लास्ट मैसेज देते हुए जाना चाहूँगा कि लेट्स बी पेशेंट सेंट्रिक इन आवर डिसीजंस। सो जहाँ हमें लगता है कि पेशेंट का मैक्सिमम बेनिफिट है, जिसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड बेस्ट है, जहाँ सारे कलीग्स साथ बैठे, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन्स, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, और डिस्कस करें कि ये पेशेंट के लिए कोई नॉवल थेरेपी है क्या मेरे स्ट्रीम में, जो हो सकता है बाकी सबको ना पता हो, जो उसकी सबसे बेस्ट हेल्प कर सकता है, और पेशेंट सेंट्रिक होते हुए जो उसके लिए बेस्ट है वो ट्रीटमेंट हम चूज़ करें। एग्री, एब्सोल्युटली, क्योंकि हम सभी जानते हैं कैंसर ट्रीटमेंट इज टीम वर्क, डेफिनेटली, और टीम में हमेशा ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। नो डाउट। तो इन द लास्ट में यही कहूँगी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर। आपने मतलब आई मीन मुझे सबको कन्वे भी करना है कि सर मुंबई से ट्रेवल किया है इस पॉडकास्ट के लिए। तो अगर कोई मतलब लाइक डॉक्टर इतने एफर्ट्स ले रहा है एक जेन्यून इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो एक आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके एक शेयर से कब किसकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट पड़ जाए, किसकी लाइफ सेव हो जाए। तो इन द लास्ट में यही बोलूँगी, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी। वैसे तो सर इतने बिजी रहते हैं, बट अगर मुझे लगता है कि सर को उसका रिप्लाई देना चाहिए तो उनसे रिप्लाई लेकर आपको रिप्लाई दूंगी। एंड इन द लास्ट प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।